हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भौतिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इससे बहुत ज़्यादा सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, स्पेशली अगर आप रेलवे और एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सारे एग्जामों में क्वेश्चन बहुत काम आएंगे आपके, ये हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और ये पूरा निचोड़ है, ये 60 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये 60 के 60 क्वेश्चन का नोट जरूर बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने के लिए हम विद्युत मोटर का उपयोग हम करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। आप देखते हैं, आप जब प्लग ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, और मोटर क्या है आपकी, एक टाइप की मैकेनिकल चीज़ है, यांत्रिक एनर्जी है। तो वो क्या कर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। एक सवाल और पूछा जाता है, इसका उल्टा पूछ लेता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा चीज़ परिवर्तित करता है। तो आप वहाँ से लाएंगे डायनमो। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण को कहा जाता है। लेकिन इस सवाल में इसने हिंट दे दिया आपको। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, सवाल का आंसर आप आराम से कर सकते हैं। इसने क्या बोला है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरण। अब विद्युत सुरक्षा उपकरण में किसका उपयोग हम करते हैं, फ्यूज का उपकरण। फ्यूज होता है, फ्यूज जो आप घरों में लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, फ्यूज। ताकि अगर करंट ओवरफ्लो हो जाए तो क्या होता है, फ्यूज सर्किट को ब्रेक डाउन कर देता है। इससे जो आपके घर में जो और जो चीज़ें हैं वो बच जाती हैं। ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया सवाल है एग्जाम के अंदर ये, खासकर एसएससी रेलवे में। तो एसी को हमको डीसी में बदलना है। तो एसी को अगर डीसी कन्वर्ट हमको करना है, उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उसके लिए हम रेक्टिफायर का उपयोग हम करते हैं। राइट आंसर होगा डिस्ट कार्य। अगला सवाल है, आधुनिक विद्युत जनरेटर सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो फ्रेंड, जो भी हमारे जो जनरेटर हैं, विद्युत जनरेटर हैं, ये किस पर काम करते हैं, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे करते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला सवाल है, एक विद्युत रोधी का उदाहरण नहीं है। तो यानी विद्युत रोधी का उदाहरण नहीं है। देखिए, हीरा क्या है, विद्युत रोधी है। रबड़ विद्युत रोधी है। कांच विद्युत रोधी, लेकिन मानव शरीर नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, मानव शरीर में तो करंट फ्लो हो जाता है ना, क्योंकि हमारे अंदर शरीर में क्या बहुत सारे आयन्स है, पॉजिटिव निगेटिव आयन्स है, इसलिए इंसान के अंदर करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है ना। विद्युत मोटर में कम्यूटेटर यानी दिक् परिवर्तक और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। तो क्या कार्य करता है, इसके पीछे कार्बन ब्रूस लगा होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, एक घोड़े की नाल के चुंबक पर विचार करें जिसका उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर और दक्षिणी ध्रुव पूर्व की ओर है। एक संवाहक छड़ गैल्वेनोमीटर से शिथिल रूप से जुड़ी होती है। यदि इस छड़ को आप चुंबक के ध्रुवों के बीच लंबवत नीचे की ओर ले जाया जाए तो इनमें से प्रेरित धारा की दिशा में होगी। तो फ्रेंड, जब भी आप चुंबक की बात करेंगे ना, तो क्या नॉर्थ और साउथ पोल ही वो आपको दिखाएगा हमेशा। तो उत्तर दक्षिण की दिशा ही आपको दिखाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला सवाल है, घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूजों की रेटिंग की सीमा होती है। अब जो घरों में जो फ्यूज उपयोग किए जाते हैं उनकी रेटिंग कितनी होती है, उनकी रेटिंग होती है 1 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर के बीच में। ठीक है ना। अगला सवाल है, सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि क्या होगी, परिधि वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, डैश श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। तो आप सब जानते हैं श्रेणी परिपथ समांतर परिपथ का उपयोग किया जाता है प्रतिरोधों का। तो श्रेणी परिपथ का उपयोग किया जाता है खासकर जब नगर पालिका जो 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 स्ट्रीट लाइटें वगैरह लगी होती हैं, वो सब किस में होती है, वो सब सीरीज में होती है। लेकिन जो घर में जितने हमारे अप्लाइंसेज होते हैं वो सब पैरेलल में होते हैं। तो सीरीज का कौन सा उदाहरण है, ये हो जाएगा सजावट वाली लाइटें। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला सवाल है, विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डैश के रूप में हानियां होती हैं। तो फ्रेंड, विद्युत परिपथ है, जब विद्युत धारा बहेगी तो क्या कहीं ना कहीं हीट जनरेट होगी हमारी। तो कौन सी हानि होगी हमारी, हीट वाली हानि होगी, ऊष्मा वाली हानि होगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, एक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति डैश के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो फ्रेंड, चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति किससे हम पता करेंगे, हम गैल्वेनोमीटर से इसका हम प्रयोग करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में इनमें कौन सा सत्य है। तो फ्रेंड, विद्युत मोटर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं लास्ट टाइम ग्रुप डी में और एनटीपीसी में। तो विद्युत मोटर, डायनमो वगैरह, फ्लेमिंग के दाएं हाथ करनी है बाएं हाथ करनी है, सब अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा और अभी से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है, इनका परिमाण तो समान होता है लेकिन जो दिशा होती है विपरीत होती है। दिशा विपरीत क्यों होती है, जब आप कम्यूटेटर पढ़ेंगे तो हाफ हाफ चक्र में इसमें दिशा चेंज होती रहती है। ठीक है ना। अगला सवाल है, क्षण चुंबक के निकट लाई जाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो यही क्षण चुंबक को हम निकट लाते हैं तो दिक् सूचक उसमें जो सुई होती है डिफ्लेक्शन करने लग जाती है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि वो भी एक टाइप का क्या है, चुंबक है, क्योंकि एक लघु चुंबक होता है। अगला सवाल है,
यदि किसी चालक की लंबाई दोगुना कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस सवाल को कैसे आप करेंगे, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रतिरोधकता R बराबर रो एल अपॉन ए, यानी जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई के सीधा अनुपात है। लंबाई के जैसे लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस में हमारा बढ़ेगा, लेकिन जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है इसके व्युत्क्रमानुपाती है। डैट मीन अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारा घटेगा और एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। इसका मतलब यही हुआ। अब क्या कह रहा है, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो हम ऐसे ही करते हैं, चालक की लंबाई को मैं दोगुना कर दिया 2L कर दिया और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया हमने, यानी A/2 कर दिया, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 4L हो जाएगा। R बराबर 4L अपॉन ए, तो कितना हो गया 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया, रेजिस्टेंस हमारा 4 गुना हो गया, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये इसके मूल मान का 4 गुना हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला सवाल है, प्रतिरोध R को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। फ्रेंड जो सिंबल इलेक्ट्रिक सिंबल इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसका वीडियो में सेपरेट कराऊंगा आपको मैं, तो आप इलेक्ट्रिक सिंबल जरूर पढ़ के जाइएगा। कम से 30 से 35 जो इंपॉर्टेंट हैं, जो रेलवे में पूछे जाते हैं और एसएससी में पूछे जाते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। तो रेजिस्टेंस के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हम ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है ना। और ये किसके लिए है, ये होता है किसके लिए, प्रेरकत्व। ये आप सबको पता है बैटरी का है, और ये किसका है, ये तो मुझे भी नहीं पता। अगला सवाल है, यदि दो समांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दिशाएं होंगी, किसके होंगी, ये एक दूसरे के लंबवत होंगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश में वृद्धि के साथ घटता है। तो देखो धारावाही चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र किसके अनुसार घटेगा, जब दूरी बढ़ाएंगे तो घटेगा, जाहिर सी बात है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, धारा बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है ना। अगला सवाल है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर किसका होता है, तो आप सबने पढ़ा है कि ओम्स लॉ, V बराबर क्या होता है IR, R बराबर क्या होता है V अपॉन I। तो V को क्या बोलते हैं वोल्ट और I को बोलते हैं एम्पियर। तो वोल्ट बटे एम्पियर किसका हो गया, प्रतिरोध का हो गया कि नहीं हो गया, रेजिस्टेंस का। राइट आंसर होगा हमारा रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला सवाल है, यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दिशा के बीच का कोण शून्य हो तो चालक पर लगने वाला बल कितना होगा। ये फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं। तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर BIL साइन थीटा। अब देखिए थीटा तो यहाँ जीरो हो गया, और आप सबको पता है थीटा अगर जीरो होगा साइन थीटा की जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो ही होती है। और जीरो से हम किसी को मल्टीप्लाई करें क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, शून्य हो जाएगा इसका मान, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि साइन थीटा में जो जीरो की वैल्यू होती है जीरो ही होती है। ठीक है ना। अगला सवाल है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रभावित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे की होगी, कहाँ होगी, विपरीत होगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है MRI, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, ऑप्शन नंबर डी। और उसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो MRI की फुल फॉर्म होती है, वो होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र स्थैतिक होने पर गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में एक बार बदलेगी। तो सबको मैंने बताया, जो हमारी कुंडली जो धारा प्रवाहित होती है हर आधे चक्र बदलती रहती है। ठीक है। तो राइट आंसर होगा कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, 10 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत परिपथ से प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है, प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। अब देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला आपको बहुत याद होना चाहिए, इस फॉर्मूला रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर। तो एक फॉर्मूला होता है H बराबर I² RT, जहाँ I धारा होती है, R रेजिस्टेंस होता है और T टाइम होता है। तो आपसे H की वैल्यू पूछ रहा है, देखो R की वैल्यू हमको 10 दे रखी है और धारा हमको दे रखी है 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर हम कर देंगे, इस फॉर्मूला रखेंगे 5 का स्क्वायर, R हो गया 10 और T क्या है प्रति सेकंड, तो नहीं 1 सेकंड, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दशम 250। अब देखो 250, देखो दो ऑप्शन दिया हुआ है, 250 कैलोरी या 250 जूल। अब तो सबको पता है ऊष्मा का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है। तो हम आंसर कौन सा लगाएंगे, हम जूल वाला ऑप्शन लगाएंगे, इसलिए आपको मात्रक भी याद होने चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे। राइट आंसर है हमारा 250 जूल, क्योंकि ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। अगला सवाल है, एक लघुपथित परिपथ में धारा, लघुपथी परिपथ समझते हैं ना, जो शॉर्ट सर्किट जब धारा हो जाती है, जब शॉर्ट सर्किट हमारा होता है तो क्या धारा बहुत तेजी से प्रभावित होती है कि नहीं होती है, तभी तो हम फ्यूज का उपयोग हम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, अत्यधिक तेजी से बढ़ती है धारा, ऑप्शन नंबर बी। और इसी से बचने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है,
चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो किससे ज्ञात की जाती है? टेंजेंट से, स्पर्शज्या से। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, किसी चालक के लिए वोल्टता धारा ग्राफ की आकृति होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एलपी में भी पूछा भी गया, रिसेंटली अभी एग्जाम पूछा गया जो एलपी एग्जाम चल रहा है। तो किसी चालक की जो वोल्टता धारा ग्राफ होती है वो हमेशा रैखिक होती है, लीनियर होती है। ऑप्शन नंबर बी। ये आप जब पढ़ेंगे ओम्स लॉ ना, उसमें आप सब अच्छे से पढ़ लेंगे। ये किसी कुंडली में विद्युत चुंबकीय रूप से प्रेरित ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फंक्शन और प्रेरित धारा की कुंडली के प्रतिरोध आर पर निर्भर किस प्रकार होती है। तो फ्रेंड, जो किसी कुंडली में विद्युत चुंबकीय रूप से जो प्रेरित ईएमएफ होता है ना, वो आर पर निर्भर कभी नहीं करेगा, वो हमेशा किस पर निर्भर करेगा? प्रेरित धारा पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, डीसी और एसी जनरेटर के बीच सबसे आवश्यक अंतर क्या है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा रेलवे ने, तभी मैं आपसे करूँ जो डीसी जनरेटर एसी जनरेटर सब अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। तो देखो डीसी और एसी जनरेटर जो मेन जो डिफरेंस होता है ना वो ये होता है, डीसी जनरेटर में क्या होता है? चुंबक होता है, और एसी जनरेटर का तो विद्युत चुंबक होता है। बस यही अंतर है, स्थायी चुंबक होता है इसमें और इसमें विद्युत चुंबक होता है। ऑप्शन नंबर सी। और जो डीसी जनरेटर है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे काम करता है, और जो एसी जनरेटर है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे काम करता है। ठीक है ना। अगला सवाल है, किसी परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निम्नलिखित में किस कारक पर निर्भर नहीं करती है। तो किस पर निर्भर नहीं करेगी? क्रोड सामग्री के रूप में नर्म लोहे का उपयोग किए जाने पर इस पर करेगी। भाई नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है परिनालिका में। परिनालिका फेरो संख्या, बिल्कुल उस पर कितने फेरे हैं उस पर भी निर्भर करेगा। चाहे ट्रांसफर कितने फेरे होते हैं हमारे, उस पर तो उसकी पावर निर्भर करती है। परिनालिक धारा की प्रबलता बिल्कुल उस पर निर्भर करेगा। लेकिन लकड़ी की छड़, लकड़ी के छड़ का उपयोग हम कर सकते हैं क्या धारा प्रभावित करने के लिए? ये तो इंसुलेटर है हमारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो फिर जो चुंबकीय कंपास आपने देखा भी होगा, उसमें क्या होता है? उसमें एक एल्यूमिनियम का एक सूचक होता है जो छोटे चुंबक से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र की हमेशा, तो आप सबने पढ़ा होगा कक्षा 9th में या 10th में कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा, देखो ऐसे चुंबक होता है, ये हमारा चुंबक है हमारा, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो देखो जो भी धारा निकलेगी ऐसे करके जलती रहती है ना, लेकिन दूसरे को काटती कभी नहीं है। ये कभी काटेंगे दूसरे को कभी नहीं। ठीक है ना, ये ऐसे कभी नहीं काटेंगे दूसरे को, प्रतिशत कभी नहीं करेंगे। तो इसका तात्पर्य यह है कि क्षेत्र किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, यदि किसी तार से होकर 10 मिनट में 1200 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। बहुत सा न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूला बेच पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक आपको फॉर्मूला दोनों चाहिए, Q बराबर आई टी, जहाँ Q क्या होता है? आवेश, I होता है धारा और T होता है समय। अब देखो हमको दिया क्या है और पूछा क्या है, हमको धारा पूछ रहा है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी। Q हमको दिया है 1200 कूलम और टाइम हमको दिया 10 मिनट। अब देखो मिनट दिया है, इसको हमको सेकंड से कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि समय का मात्रा सेकंड होता है। तो 10 मिनट कितने सेकंड होंगे? 600 सेकंड होंगे। सो काटे कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। तो धारा कितनी बहेगी? 2 एम्पियर की धारा बहेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमको दिया हुआ है। अगला सवाल है, दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर का उपयोग डैश की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड अभी मैंने आपको बताया जो कम्यूटेटर का जो प्रयोग किया जाता है वो डीसी मोटर डीसी जनरेटर में किया जाता है, एसी में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती हैं तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति इंगित होती है। तो फ्रेंड इसका मतलब क्या है? वहाँ बहुत ज़्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पीयर की अपरिवर्तित धारा का प्रवाह होने पर चालक विभवांतर निम्न से कितना होगा। तो यहाँ भी ओम्स का लॉ एक नियम हमने पढ़ा था, वी बराबर क्या होता है? आई आर। हमसे क्या पूछा है? विभवांतर पूछा, वी पूछा है, तो आप फॉर्मूला रख देते हैं हम लोग। आई हमको दिया है 2 एम्पियर और आर दिया है 100, कितना हो गया? 200। अब 200 क्या, इसका मतलब क्या होता है? वोल्ट। तो 200 वोल्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 200 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र है। अभी बताया ना, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, यही हमारा फॉर्मूला होता है। आप कहेंगे ये फॉर्मूला तो हमको दिख नहीं रहा है यहाँ से, देखो यहीं पर है ये फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर आप बी देखिए, वी बराबर क्या होता है? आई आर। आई आर होता है तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ठीक है ना। अगला सवाल है, नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर वृद्धि करने पर क्या होगा? धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा, बिल्कुल जैसी बात है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, स्थिर धारा वाली एक परिनालिका का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो फ्रेंड स्थिर धारा वाली परिनालिका होती है, इसका प्रयोग हम किस लिए करेंगे? एक निरंतर चुंबकीय शोध के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है,
विद्युत चुंबक में डैश ऊर्जा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो विद्युत चुंबक क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा होती है वो चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, यदि धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड, V बराबर आई आर फॉर्मूला हमको पता है। अब क्या कह रहा है, धारा को 2 गुना कर दिया जाए और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध यानी आर हमसे पूरा, तो आर बराबर क्या होता है, V अपॉन आई। अब मैंने क्या करा, धारा को 2 गुना कर दिया तो नीचे 2i हो गया, विभवांतर को आधा कर दिया तो V बट्टे 2, अभी 2 नीचे जाएगा तो नीचे 4 हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा V अपॉन 4i। तो कितना हो गया, 1/4 हो गया कि नहीं हो गया, तो 1/4 हो गया इसका मतलब। राइट आंसर होगा हमारा प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, तो ये लैंग्वेज सॉल्व जो आते हैं ना, इसके लिए आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर वो फॉर्मूला है तो उसको पुट आउट कर दीजिए, आपका आंसर अपना आप निकल आएगा। इस पर रटने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सवाल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए सवाल आपको करा रहा हूँ कि आपको टेक्निक पता लग जाए, इस सवालों को आपको टैकल कैसे करना है एग्जाम के अंदर, कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते इन सवालों को, लैंग्वेज सवाल बच्चे फंस जाते हैं। हालांकि बहुत ईजी होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आंसर रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। तो किसमें होगी भैया, धारा के प्रवाह में जो विरोध होगा यानी जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होगा, वही ना। तो राइट आंसर क्या हो, सुचालक, कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है इसलिए, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। तो क्या नहीं करेगा प्रभावित करेगा, धातु कोर की लंबाई प्रभावित करेगा, कुंडली में माध्यम प्रभावित धारा ये भी करेगा, फिर वो संख्या भी करेगा, इसलिए कुंडली स्थापना की दीवार, इससे क्या मतलब है यार। अगला सवाल है, विद्युत मोटर संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब जो कथन दे दिया उसने, अगर आपने पढ़ा होगा विद्युत मोटर से तभी आप इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। इनमें एक दिक परिवर्तक प्रयुक्त होता है जो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली में धारा की दिशा को उलट देता है। यही मैंने आपको बताया था, कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है, ये क्या हर आधे फेरों में धारा दिशा बदल देता है, तो ये तो सही बात है। कुंडली की भुजा पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। यही मैंने बताया था, जो एसी जनरेटर होते हैं, जो एसी मोटर होती है, विद्युत मोटर होती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे काम करती है, और जो डायनेमो होता है, डीसी मोटर होती है, वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे काम करती है। तो ये कथन भी सही है मेरा, यानी दोनों कथन सही है मेरे, तो पहला दूसरा दोनों सही होगा, दोनों ए और बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने धारा होती है। फ्रेंड जो श्रेणी संयोजन होगा यानी आर बराबर R1 R2 R3, इसमें क्या होगा, सभी में क्या होगा, हमारा प्रतिरोध बराबर ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, प्रेरित धारा अधिकतम होती है जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र लंबों दिशा में रखने पर, नहीं, लंबों दिशा रखेंगे तो कम होगी। कुंडली गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने पर, समांतर नहीं होगी। कुंडली गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने, बिल्कुल सही, जब साइन 90 हो जाएगा हमारा, और कुंडली ये तो गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि यदि किसी हीटर से गुजरने वाली धारा को वर्तमान प्रवाह के प्रतिरोध और समय को अप्रतिरक्त रखते 3 गुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। देखिए फिर वही फॉर्मूला आ गया, H बराबर I² RT। अब सवाल क्या कह रहा है, हमको हीट निकालनी है, कितने गुना हीट हो जाएगी हमारी। क्या कह रहा है, धारा और प्रतिरोध को कांस्टेंट रखेंगे, यानी I और R को हमने कांस्टेंट कर दिया है। समय को धारा को वर्तमान प्रवाह के प्रतिरोध और समय को अप्रतिरक्त 3 गुना कर दिया जाए, समय को अप्रतिरक्त रखते हुए 3 गुना कर दिया है। तो देखिए धारा को हमने 3 गुना कर दिया, यानी 3 का स्क्वायर, धारा जहाँ 3 रख देंगे, और RT तो हमारा क्या कांस्टेंट हो गया है, यानी R और T को हमने छेड़ा ही नहीं है। तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, यानी कितना गुना हो गई हीट हमारी, 9 गुना हो गई कि नहीं हो गई। राइट आंसर होगा हमारा 9 गुनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत सा सवाल पूछा रेलवे ने, फ्यूज तार का नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो घरों में इसका उपयोग किया जाता है। भौतिक विज्ञान में बेसिकली वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हमेशा रखना इस बात को आप। तो पहला कथन कह रहा है कि यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, बिल्कुल सही बात है, इसको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं हम लोग। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा गलनांक निम्न होना चाहिए लेकिन प्रतिरोधता उच्च होनी चाहिए इसकी, तो ये भी हमारा कथन सही है। तो दोनों कथन हमारे सही हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला सवाल है, तांबे का वह कौन सा गुण है जो इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाता है। तो आप लोग देखते हैं ना, विद्युत संचरण जो भी लाइनें होती है समय कॉपर का ही यूज़ किया जाता है, हम कॉपर का ही यूज़ हम क्यों करते हैं, सवाल ये कह रहा है, तो उससे कुछ तो गुण होगा ना। कम गलनांक, ऐसा तो नहीं है। उच्च प्रतिरोधता, नहीं, अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हाई होगा तो उसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं, अगर उसमें रुकावट ज़्यादा होगी तो करंट फ्लो होगा, कभी नहीं होगा। प्रतिरोध का काम ही यही है, ये करंट फ्लो को रोकना, उसका विरोध करना। कम प्रतिरोध, ये सही हो सकता है, उसका प्रतिरोध कम होगा तभी ज़्यादा धारा हमारे उसमें क्या होगी, प्रवाहित होगी, फ्लो होगी हमारी। तो ऑप्शन नंबर 30 सही है इसमें हमारा। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। देखो
ठीक है ना। अगला सवाल है, दो प्रतिरोध R1 R2 समांतर जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए कितना बेसिक सवाल हमसे पूछा है। तो हमको पता है 1/R बराबर होता है 1/R1 1/R2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 R2/R1 प्लस R2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न के समान होता है, किसके साथ, बार मैग्नेट की तरह, क्षण चुंबक की तरह। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। प्रतिकर्षण चुंबकत्व का सुस्पष्ट परीक्षण है। बिल्कुल, प्रतिकर्षण के दौरान चुंबक का प्रतिकर्षण हम पता करते हैं। किसी छठ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। ये भी सही बात है, नॉर्थ से साउथ की ओर ही होती है। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कई क्षेत्र रेखाएं दिए गए बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं, नहीं करती, यही मैंने बताया था, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी दूसरे को नहीं काटती हैं। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है, जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण होता है तो प्रेरित धारा दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। कितना होना चाहिए, साइन 90 डिग्री होना चाहिए। अगला सवाल है, क्रमशः 2 ओम 3 ओम के दो प्रतिरोध R1 और R2 एक 15 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो R2 में प्रवाहित धारा का मान हमको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका हम कैसे निकालेंगे, ऑप्शन में पड़ा V बराबर होता है IR। इस फॉर्मूले से हम इसका आंसर निकालेंगे, लेकिन हमको पहले R हमको निकालना पड़ेगा। तो टोटल R कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है तो इनको जोड़ देंगे हम, 2 ओम 3 ओम, टोटल हो गया 5 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो गया। और हमको निकालना क्या है, R2 में धारा निकालनी है। तो R2 की धारा कैसे निकालेंगे, V/I से। V हमारी कितनी है, 15 वोल्ट की बैटरी है और टोटल 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 दिया 15, यानी 3 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा 3 ओम, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए। अब आप खुद सोचिए, रमेश छोड़िए, आप अपने ऊपर लीजिए, आपको एक बल्ब का फिलामेंट बनाना तो आपको क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए उसके अंदर। उच्च तापमान और चमकने की क्षमता, बिल्कुल सही बात है। बल्ब बहुत चमकदार हमारा होना चाहिए, उसका हीट बहुत ज़्यादा, मतलब चमकदार जितना ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पावर लेगा, तो ज़्यादा चमक देगा हमको। निम्न गलनांक, अगर उसका गलनांक कम होगा तो जैसे हमारी पावर ज़्यादा बढ़ेगी तो वो फिलामेंट क्या टूट जाएगा हमारा। तो निम्न गलनांक नहीं होना चाहिए, उसको उच्च गलनांक हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो गलत हो गया हमारा। उच्च प्रतिरोध भी होना चाहिए उसका। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। यानी तापीय प्रभाव कौन सा आधारित है हमारे, तापीय लैंप बिल्कुल, इलेक्ट्रिक गीजर बिल्कुल, विद्युत जनरेटर नहीं, ये तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है ये तो हमारा। तो पहला दूसरा ही हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में किस नियम का उपयोग किया जाता है। सब जानते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर ए। अभी कितना सॉल्व मैंने बता दिया आपको मैंने। बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। अभी मैंने आपको बताया था एसी जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड टॉप 60 क्वेश्चन हमारा समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना और चैनल पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक पे, ठीक है ना।